रेशमा जी अपने ही घर में एक पुराने से कमरे में बंधकर रह गई थी, क्योंकि उनके बेटे बहू को उस कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह अपनी माँ की बीमारी को छुआछूत मानते हैं। यहाँ तक कि बहू अपने बच्चों को भी अपनी दादी के पास नहीं आने देती। एक दिन रेशमा जी अपने कमरे से बाहर आती हैं। माँ, तुम मानोगी नहीं ना, कितनी बार कहा है कि अपने कमरे में ही बैठा करो। फिर ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ गई थी जो तुम बाहर निकल आई? कुणाल अपनी बूढ़ी माँ को डांटते हुए बोला। माँ बोली, बेटा, घड़े में पानी खत्म हो गया था, पानी पीने के लिए आई थी। वैसे भी उस कमरे में मुझे घुटन सी होती है, इसलिए सोचा कि बाहर निकलकर थोड़ी ताज़ी हवा ही खा लूँ। माँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? दिव्या बाजार से आती होगी और उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो कलेश हो जाएगा। ऐसा कहते हुए कुणाल माँ को घसीटते हुए उसके कमरे में वापस ले गया। बेचारी माँ वापस अपने कमरे में रखी चारपाई पर धम्म से पटक दिया। अपने कमरे में पड़ी पड़ी रेशमा जी आंखों से आंसू बहाती हैं और लगातार अपने पति की फोटो को देखती जा रही थी। चारपाई पर लेटी हुई रेशमा जी उस दिन को याद करने लगी जब 20 साल की उम्र में कुणाल का एक्सीडेंट हो गया था। शहर के सिटी हॉस्पिटल में उसका इलाज चलते चलते 15 दिन से भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। आईसीयू वार्ड के सामने परेशान कुणाल के पिता दिनेश जी लगातार इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और बेचैनी में कभी डॉक्टरों से अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगते तो कभी कुर्सी पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगते। उधर अस्पताल के कोने में खड़ी रेशमा जी भी बेटे की सलामती के लिए नर्सों की खुशामद कर रही थी। तभी अपने केबिन से जब डॉक्टर बाहर निकले तो दिनेश जी ने उनके पीछे पीछे दौड़े, उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। डॉक्टर साहब, कुछ भी करके मेरे कुणाल को बचा लीजिए, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, बस मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने भी तसल्ली देते हुए कहा, अंकल जी, हम आपके बेटे की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु उसकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन और दवाओं का कुल मिलाकर 10 लाख का खर्च आएगा। आप जैसे ही पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे, हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर दिनेश जी ने पैसों का इंतज़ाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद भी केवल 5 लाख का ही इंतज़ाम हो पाया था। कितने परेशान थे कुणाल के पापा। उनकी मजबूरी और लाचारी को देखते हुए उनकी बेटी राखी ने तुरंत दामाद जी को फ़ोन लगाया और दामाद जी ने भी बिना देर के बाकी के 5 लाख रुपए लाकर दिनेश जी के हाथ में रख दिए और आखिरकार सफल ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टरों ने कुणाल को बचा लिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दिनेश जी ने मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे कुणाल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करवाई और एक अच्छी कंपनी में उसकी नौकरी भी लग गई। फिर एक दिन कुणाल ने बताया कि वह अपने साथ काम करने वाली एक लड़की दिव्या से शादी करना चाहता है। दिव्या सुंदर और बोलने में तेज थी। 2-4 मुलाकातों के बाद ही दोनों को लगने लगा था कि वह एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन कुणाल के माँ बाप को दिव्या का चाल चलन और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। उधर दिव्या के माता पिता भी जिस वजह से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, परंतु दोनों ने किसी की भी ना सुनी और आखिरकार दोनों की शादी करवा दी गई। फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी बहू दिव्या इतनी तेज तर्रार थी कि आए दिन घर में कलेश करके रखती थी। अपने ससुर के साथ रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था।
कुछ ही समय में अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। इसके बाद कुणाल अपने माता पिता से मिलने भी कभी नहीं आया। कई बार वह बीमार हुए, उसे खबर भी दी जाती थी, परंतु वह नहीं आया। यहाँ तक कि होली दिवाली पर भी वह फ़ोन नहीं करता था। अपने बेटे से अलग होकर दिनेश जी को गहरा सदमा लगा। अब वह गुमसुम रहने लगे। एक दिन अचानक उनके सीने में दर्द हुआ और वो लड़खड़ाकर गिर पड़े। रेशमा जी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वह तुरंत पड़ोस में ही रहने वाली कुणाल की मौसी सरला को बुलाकर ले आईं। दोनों ने जैसे तैसे उन्हें संभाला और बेड पर लिटाया। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। उसके बाद भी कितनी बार उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया था, लेकिन जवाब में वह मां पर ही भड़क पड़ता था। लेकिन जैसे ही उनकी बेटी राखी को अपने पिताजी की हालत के बारे में खबर मिली तो वह बिना समय गंवाए अपने पति के साथ उनके घर आ पहुंची। आते ही अपने पिता से लिपट गई और रोते हुए कहने लगी, बाबूजी, अब आप और देर नहीं करेंगे। हम आपका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाएंगे। परंतु बहुत साल पहले से ही अपनी बेटी और दामाद के एहसान तले दबे दिनेश जी उनका एहसान नहीं लेना चाहते थे। अपनी आंखों से टपकते आंसुओं को पोंछ कर बुझी आवाज़ में कहने लगे, राखी बेटा, मुझे किसी अस्पताल में नहीं जाना। तू आ गई, अब मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। राखी ने अपने पिता की हालत में सुधार लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्हें समय पर दवा और खाना देती थी। अक्सर पलंग पर बैठकर उनके पैर दबाया करती थी। जब भी दिनेश जी उसे यह सब करने से मना करते तो हमेशा कहती, पिताजी, जब हम छोटे थे तो क्या आप हमारे लिए सब नहीं करते थे? अब मेरा फ़र्ज़ अदा करने का समय आया है तो मुझे रोकिए मत। बेटी से सेवा करवाते हुए दिनेश जी अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसे आशीर्वाद देने लगे तो अचानक उनका हाथ छूट गया। यह सब देखते ही रेशमा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और राखी अपने पिता के मृत शरीर पर सिर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जीते जी जिस बेटे को मिलने के लिए दिनेश जी तरस गए थे और बेटा अपने पिता की मृत शरीर को मुखाग्नि देने के लिए तुरंत हाजिर हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नज़र नहीं आ रहा था। बेटा बहुत सारी क्रियाविधि निभाकर वापस अपने घर को चले गए। रेशमा जी अपने पति की मौत के सदमे से दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही थी। कहने को तो उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन जब मन अशांत हो तो तन कैसे बेहतर महसूस कर सकता है। रेशमा जी पति की पेंशन से ही रोजी रोटी और दवा का खर्च निकाल लेती थी। बरामदे में ही सारा दिन अकेली पड़ी रहती थी और अपनी कपकपाते हाथों से जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी पका लिया करती थी। उधर राखी अपनी माँ का हालचाल जानने के लिए अक्सर आ जाती थी और कुछ दिन अपनी माँ के साथ रह लिया करती थी। लेकिन अब बहू और बेटे को यह डर सताने लगा था कि कहीं माँ बाबूजी के इस घर पर उसकी बहन और जीजा जी का ही कब्जा ना हो जाए। इसलिए कुणाल अपनी पत्नी के साथ अपना सारा सामान लेकर वापस अपने घर आ गया और बहाना यह बनाया कि पिताजी के जाने के बाद अब हम माँ को अकेले नहीं छोड़ सकते। बेचारी भोली भाली रेशमा जी तो इसी बात को सच मान कर मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी कि चलो देर से ही सही, लेकिन उनके बेटे को तो बुद्धि आई। लेकिन अपने बेटे के और बहू के मंसूबे तो उन्हें मालूम ही ना थे। कुछ ही दिनों में उनकी बहू दिव्या ने पूरे घर पर अपना अधिकार कर लिया और रेशमा जी का सामान एक कमरे में पहुंचा दिया। जब उनकी बेटी राखी ने इस बात से ऐतराज़ जताया तो उसे भी कुणाल और दिव्या ने उस पर मायके में आवश्यकता से अधिक दखल देने का आरोप लगाकर खूब
खरी खोटी सुनाई और घर से जाने को कह दिया। बेचारी रेशमा जी इस हालत में नहीं थी कि अपने बेटे बहू का विरोध कर सके। जब सर्दियों का समय आया तो हड्डी कपा देने वाली ठंड पड़ने लगी, जिसके कारण रेशमा जी और भी ज़्यादा बीमार रहने लगीं। लेकिन उनके बेटे बहू ने उनके इलाज पर पैसा खर्च करना जरूरी नहीं समझा। इस वजह से उनका रोग और बढ़ता गया। एक दिन जब उनकी बहन सरला जी उनका हालचाल जानने के लिए घर आईं तो अपनी बहन रेशमा जी की ऐसी हालत देखकर दंग रह गईं। कुणाल और दिव्या अम्मा की चारपाई के पास नीचे ही बैठ गई और कहने लगी, बड़ी मुश्किल में है अम्मा, जान अटकी है, समझ नहीं आता क्या करें। कहते कहते कुणाल का गला भर आया। इस पर दिव्या बोली, सच में अम्मा का दुख अब देखा नहीं जाता, इससे तो बेहतर है कि छुटकारा ही मिल जाए। कुणाल और दिव्या की बात सुनकर सरला जी गुस्से में बोली, अपनी माँ की मरने की बात कर रहे हो तुम? यह नहीं कि किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दें। अपनी मौसी की बात सुन शक पका गया और दिव्या नाक मुंह सिकोड़ने लगी। लेकिन सरला जी ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और जल्दी से जाकर एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर ले आई। इलाज पाकर रेशमा जी की हालत में सुधार आने लगा और वह काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। अपने अतीत में झांकती रेशमा जी अचानक अपनी यादों से बाहर आ गईं। जब उन्हें सरला जी ने आवाज़ लगाई, रेशमा दीदी यह लो दलिया बनाकर लाई हूँ, खा लीजिए, उसके बाद दवाई भी लेनी है ना बहन, भूख नहीं है मुझे। उन्होंने उदासी के साथ कहा, अरे दीदी कुछ खाओगी नहीं तो दवाई कैसे लोगी, और दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी। रेशमा जी बड़े प्यार से बोली, क्या करना है बहन, ठीक भी होकर, वैसे भी तन का रोग तो दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन अपने मन का क्या करूं, वह बीमार है तो मैं ठीक कैसे रह सकती हूँ। सरला जी कहने लगी, एक बात कहूँ आपको दीदी, यह बात दिमाग में तो कई बार आई लेकिन तुम्हारे सामने बोल ना सकी। बहन आपकी बात का कभी बुरा माना है मैंने? आपने जो मेरे लिए किया है शायद ही कोई किसी के लिए करता होगा। दीदी तुम्हें तुम्हारे बेटे बहू ने इस छोटे से कमरे में रखा है और तुम चुपचाप यहाँ आ गई। वह कितने कितने दिन यहाँ झांकने भी नहीं आते। तुम्हारी बहू दिव्या तो अपने बच्चों को भी तुम्हारे पास नहीं आने देती। बीमारी होने पर तुम्हारा इलाज तक नहीं करवाते। ऐसा बुरा बर्ताव करते हैं जो किसी अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। फिर भी आप उन्हें कुछ भी नहीं कहती। ऐसा क्यों है जीजा जी, इतने बीमार रहते हैं, क्या मजाल तुम्हारा बेटा और बहू उनका हालचाल जानने भी आए हों, लेकिन उनके जाते ही मकान पर कब्जा करके बैठ गए हैं। यह बात सुनते ही रेशमा जी को झटका सा लगा। फिर रेशमा जी ने हल्के गुस्से में बोली, यह कैसे रिश्ते हैं दीदी, जहाँ बेटा माता पिता को त्याग कर भूल ही जाए, बेटा बहू माँ को एक फालतू सामान समझ लिया और अपनी ही माँ की मौत की दुआ मांग रहे हैं। दीदी सास भी तो माँ ही होती है। हमने तो हमेशा यही सुना है कि सास को माँ का दर्जा दिया जाए। मेरे घर में तो आज भी सबसे ज़्यादा महत्व मुझे ही दिया जाता है। मुझे तो किसी ने पुराने सामान की तरह अलग थलग करके नहीं फेंक दिया। तो तुम्हें क्यों सह रही हो दीदी? सरला जी ने कहा तो रेशमा जी आंसू पोंछते हुए बोली, आखिर औलाद तो अपनी है, कितने लाड़ प्यार से पाला था उसे, तो उससे क्या गिला करूं। लेकिन दीदी जब रिश्तों में स्वार्थ आ जाए तब वह खोखले हो जाते हैं। तब उनसे कोई गिला शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि उनकी औकात बताई जाती है, अपनी औकात दिखाई जाती है। जब बच्चे ही अपने माँ बाप का महत्व नहीं जानते तो ऐसे में माँ बाप का ही फर्ज है कि वह अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाएं, फिर चाहें उन्हें साम दाम दंड भेद की नीति क्यों ना अपनानी पड़े। लेकिन उन्हें यह बताना बहुत ही आवश्यक है
कि हम बूढ़े जरूर हुए हैं लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं हैं। सरला जी की बातों ने रेशमा जी को अंदर तक झकझोर दिया। सरला जी के जाने के बाद रेशमा सोच में पड़ गई कि उनकी तो उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, वह लगभग 55 साल की थी, परंतु पति के जाने का गम और अपने ही बेटे बहू की बेरुखी उन्हें अपने समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। उनके 2 पोते पोती थी, उनके पास आकर बैठने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी। इस बीमारी में केवल सरला जी ही उनकी मदद कर रही थी। अपने घर के एक छोटे से कमरे में रह रही रेशमा जी की ये सब बातें सोचते सोचते आंख लग गई। नींद में ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, अरे रेशमा जी, मालकिन हो इस घर की, एक एक चीज़ तेरी बनाई हुई है, याद कर कितने चाव से सजाया था तूने इस घर को। दिनेश जी बोले, जी देखिए ना, मेरा घर तो मेरा रहा ही नहीं, मुझे तो इस घर में चलने फिरने भी नहीं दिया जाता, ताज़ी हवा खाने का भी हक नहीं है मुझे, अपने ही बेटे के मन में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। रेशमा जी बुदबुदाने लगी। सरला ठीक कहती है रेशमा, जब कोई तुम्हारी कद्र ना जाने तो तुम्हें उसे अपना महत्व बताओ, यूं ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी आत्मा भी शांति नहीं पाती। दिनेश जी बोले। इतने में रेशमा जी की नींद खुल गई और चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे वह ढूंढ रही थी, वह तो वहाँ थे ही नहीं। उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वह सपना था, लेकिन उसके बाद रेशमा जी में बहुत बदलाव आ गया। अब वो समय पर खाना खाने लगी और दवा लेने लगी और कुछ ही दिनों में ठीक हो गईं। हाँ, बढ़ती उम्र के कारण शरीर में कुछ कमजोरी भी थी, परंतु इतनी भी नहीं कि चल फिर ना सकें। आज रेशमा जी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आकर बैठ गईं। रेशमा जी को देखते ही तुरंत उनका बेटा कुणाल बोला, माँ आप बाहर क्यों आ गईं? कुछ चाहिए था तो आवाज़ लगा देती। दिव्या ने देख लिया तो बहुत गुस्सा होगी, ऐसा कहते हुए वह जैसे ही रेशमा जी की कलाई को पकड़ के वापस कमरे की तरफ ले जाने लगा तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया और रेशमा जी गुस्सा होकर बोली, क्यों गुस्सा होगी मुझ पर, और क्या हक है उसका? यह घर मेरा है और मेरी मर्जी चाहे जहाँ रहूँ। वह होती कौन है मुझे मेरे ही घर में घूमने से मना करने वाली? कुणाल अपनी माँ का रूप देखकर हैरान रह गया। हमेशा डरी डरी सी रहने वाली रेशमा जी आज कड़क आवाज़ में बोल रही थी। तभी अंदर से दिव्या की आवाज़ आई, यह टीवी किसने चलाया है? इस समय टीवी चलाने वाली इस घर की मालकिन है और मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात से ऐतराज़ होना चाहिए। रेशमा जी जोर से बोली और उनकी आवाज़ सुनकर दिव्या तमतमाती हुई बाहर आई और चिल्लाते हुए बोली, अम्मा आप यहाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर बैठने की? थोड़ी देर में मेरी किटी पार्टी की सहेलियां घर में आने वाली हैं, इसलिए आप चुपचाप अपने कमरे में वापस चली जाइए। बिल्कुल नहीं, आज मेरा टीवी देखने का मन है, इसलिए आज तो पूरा दिन टीवी चलेगा। तुम अपनी सहेलियों को मना कर दो। कहते हुए रेशमा जी आरामदायक कुर्सी पर बैठ गईं। यह नज़ारा देखकर दिव्या दंग रह गई कि माँ में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आ गया। तुम सुन रहे हो ना, तुम्हारी माँ ने क्या कहा? दिव्या ने अपने पति की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। जब कुणाल बेबसी भरी आवाज़ में बोला, माँ तुम अपने कमरे में जाओ ना, आपने सुना नहीं, यहाँ किटी पार्टी होने वाली है। देखो बेटा, भले ही तुम बीबी के गुलाम हो, लेकिन यह कतई मत भूलना कि घर मेरा है। रेशमा जी अभी बोल ही रही थी कि डोर बेल बज गई। दिव्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। वकील साहब आप उन्हें अंदर ले आओ, मैंने उन्हें बुलाया है। लेकिन क्यों? कुणाल और दिव्या चौंक कर बोले, अपनी वसीयत करवाने के लिए। वसीयत पर क्यों? आपका इकलौता बेटा होने के नाते इस सब पर मेरा ही तो अधिकार है। कुणाल झट से बोला, वाह बेटा, अधिकार याद रहा, लेकिन कर्तव्य उसका क्या? रेशमा जी
माँ, हम कर्तव्य निभा तो रहे हैं, कुणाल ने कहा तो रेशमा जी चुप न रह सकी। हाँ माँ को एक कमरे में रखना और उसके बाद जाकर भी न देखना वह जिंदा भी हैं या मर गईं, उसे समय से अलग थलग रखना। माँ, ना हो बीमारियों का भंडार हो। अगर इसे फ़र्ज निभाना कहते हैं तो तुमने बखूबी फ़र्ज निभाया है बेटा, लेकिन यदि इस तरह से रहना है तो मैं अकेली भी रह सकती हूँ। फिर मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है कि अगले महीने से मैं यह घर किराए पर दे रही हूँ। तुम लोग आज ही मेरे कमरे में अपना सामान ले जाओ और मैं अपने लिए एक कमरा रखूँगी और घर का बाकी का सारा हिस्सा किराए पर दे दूँगी ताकि मेरा खर्च निकल सके और तुम्हें भी मेरे से मुक्ति मिल सके। इतना कहने की देर थी कि कुणाल और दिव्या दोनों ही तुरंत आकर अम्मा के पैरों में बैठ गए और उस माँ के पैरों में जिसमें बैठे हुए भी और न जाने कितने दिन हो गए थे। आप ऐसे मत कहिए माँ, हम कैसे रह सकते हैं उस कमरे में। मैं अपनी कंपनी में इंजीनियर के पद पर हूँ और मुझसे मिलने के लिए तो कोई न कोई आता ही रहता है और फिर दिव्या की भी सहेलियाँ आती हैं माँ। अब हम लोगों को उस कमरे में देखेंगे तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर आप यह भी तो सोचिए कि हमारे साथ आपके 2 पोते पोती भी रहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं पाएगी। कुणाल हाथ जोड़ते हुए बोला, वाह वाह, क्या खूब कहा है तुमने। जब तुम्हारी माँ बाहर रह रही थी तब कोई दिक्कत नहीं थी और अब तुम्हें खुद को रहना पड़ेगा तो कलेजा मुंह को आने लगा। और कौन से पोते पोती जिन्हें तुम मेरे पास तक नहीं आने देते, मैं क्यों उनके बारे में सोचूं। अब तो मैंने तय कर लिया है, मेरे जीते जी घर में किराए पर दूंगी और मरने के बाद इस घर पर केवल मेरी बेटी और दामाद का हक होगा, जिन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया था। अरे नालायक, तूने तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपनी बहन से भी रिश्ता तोड़ लिया, उस बहन से जिसने तुझे जीवन दान दिया था। बरसों पहले जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था और तेरे इलाज के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत थी, तब तेरी बहन और जीजा जी ने बिना देरी किए तेरे बाबूजी के हाथ में पैसे लाकर दे दिए थे और तूने उसका यह सिला दिया। आज रेशमा जी लगातार बोले जा रही थी और दोनों बेटा बहू सर नीचे किए चुपचाप सुन रहे थे। अपने आखिरी पलों में तेरे बाबूजी तुझसे मिलने को तरस गए, अपने पोते पोती का चेहरा देखने को तरस गए थे, लेकिन तू अपनी पत्नी के प्यार में ऐसा अंधा था जिसे और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। हमें माफ़ कर दो माँ, सच में हम स्वार्थी में अंधे हो गए थे जो इस घर की मालकिन का ही अपमान कर बैठे। लेकिन माँ, हमारी गलती की इतनी बड़ी सज़ा तो मत दीजिए ना। दिव्या हाथ जोड़ते हुए बोली, ठीक है, तुम सिर्फ कहने को बेटा बहू हो, लेकिन तुमने बेटे बहू होने का कोई फ़र्ज तो नहीं निभाया। सिर्फ एक खोखला रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा, पर फिर भी मैं माँ हूँ। मैंने तो तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं माना, केवल उसी रिश्ते के नाते मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं अब तुम्हारे वाले कमरे में, जो कि पहले मेरा था, उसमें रहूँगी और बाकी बचे 2 कमरे तुम लोग ले सकते हो, लेकिन ऊपर की मंजिल अब मैं किराए पर उठाऊंगी क्योंकि मुझे भी पैसे चाहिए। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। इतनी बात सुनकर दिव्या हैरानी से बोली, माँ, सिर्फ 2 कमरे? रेशमा जी गुस्से में बोली, हाँ, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे बच्चों के लिए चाहिए। तुम मेरा वाला कमरा भी ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं देने वाली, और अगर मंजूर ना हो तो तुम किराए के मकान में रह सकते हो। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए रेशमा जी भी मन ही मन तड़प रही थी, लेकिन इसके अलावा उनके बच्चों ने कोई चारा भी तो नहीं छोड़ा था। नहीं नहीं, हम 2 कमरों में रह लेंगे, ज़्यादा हुआ तो आपका पुराना कमरा सही करवा लेंगे, कुणाल एकदम बोला। तो उसकी बात को काटते हुए रेशमा जी ऊंची आवाज़ करके बोली, हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मेरी बेटी जब चाहे जितने समय के लिए चाहे मेरे पास मेरे घर में आकर रहेगी, और अगर मुझे तुम्हारी तरफ से ज़रा भी उपेक्षा मिली तो मैं फ़ैसला लेने में एक पल की देरी भी नहीं करूँगी। आज माँ का यह नया रूप देखकर दिव्या
कुछ और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अपनी सहेलियों को फ़ोन करके उसने किटी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कुछ ही दिनों में रेशमा जी ने ऊपर की मंजिल को किराए पर दे दिया और साथ ही अपनी वसीयत भी बनवा ली, जिसमें घर का 50% हिस्सा उनके बेटे दामाद के पास और बाकी का 50% उनकी बेटी और दामाद का होगा, जिन्होंने इतने साल अपने अम्मा बाबूजी की देखभाल की थी। लेकिन इस वसीयत की भनक भी उन्होंने अपने बेटे बहू को नहीं लगने दी। एक समय ऐसा आया जब रेशमा जी सभी अपनों को छोड़कर चली गईं। उनके मरने के बाद वकील साहब आए और रेशमा जी की वसीयत को लेकर आए। सभी नाते रिश्तेदारों के सामने वह वसीयत पढ़ी गई। वसीयत सुनकर बेटा बहू हैरान रह गए। तो दोस्तों, रेशमा जी ने अपने बेटे बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।